नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में आपका स्वागत है। आज है 21 जून और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए दोस्तों, जो 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस दिन मनाया जाता है। इस खास मौके पर हम योग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले हम इसको एक डिटेल में देखेंगे जो महत्वपूर्ण रहता है इससे, और उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अगर हम ये 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाए, कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो योग दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और ग्रीष्मकालीन क्रांति का दिन होता है। फिर बात आती है कि योग दिवस 2026 इस साल का कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं हम इस बार 2026 में। तो इस साल हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इस बार यानी 2026 की थीम है स्वास्थ्य आयु के लिए योग। और इस साल का राष्ट्रीय समारोह जो है कोलकाता में आयोजित किया गया है। अब नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी योग के इतिहास के ऊपर। तो योग के पिता महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जबकि योग के जनक जो है भगवान शिव माने जाते हैं, और योग का शाब्दिक अर्थ है एकता। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। योग का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में योग को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया था। और योग नगरी किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? तो ऋषिकेश को जो है योग नगरी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे योग तकनीक और आसन क्या है। पहले नाम आता है जो प्राणायाम का। इसमें एक शब्द है पूरक, इसका अर्थ है श्वास अंदर लेना। फिर आता है कुंभक, इसका अर्थ है श्वास को अंदर या बाहर रोकना। और फिर आता है रेचक, इसका अर्थ है सांस को छोड़ना। देखिए, आसन है एक सूर्य नमस्कार, सभी जानते होंगे इस बारे में। सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। ध्यान के लिए पद्मासन सबसे उपयुक्त है। थायराइड के लिए सर्वांगासन और डायबिटीज के लिए मंडूकासन बेहद लाभकारी है। तो दोस्तों, ये थे योग दिवस से जुड़े कुछ चुनिंदा सवाल। अब देखिए, हम योग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, काफी क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। टोटल 50 के करीब हम क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब उन टॉप जो 50 क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस टॉपिक से। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट रहेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं फैक्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से देखिए, योग दिवस और इतिहास से रहेगा पहला क्वेश्चन जो है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। हर वर्ष 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योगासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में। इसका आयोजन दिल्ली के राजपथ पर किया गया था। इस ऐतिहासिक आयोजन में 84 देशों के लोगों ने और 35,985 लोगों ने एक साथ 21 आसन किए थे। कितने देशों के लोग थे? 84 देशों के लोग थे। कितने लोग थे? 35,985 लोग। एक साथ कितने आसन किए थे? 21 आसन उन्होंने किए थे। देखिए, बिल्कुल डीप में हम पढ़ रहे हैं।
तो 21 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। 21 जून 2015 को पहली बार बनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर यह बनाया गया। 84 देशों के लोग इसमें शामिल हुए थे। कितने लोग टोटल थे? 35,985 लोग थे। और कितने आसन किए थे? 21 आसन किए थे। तो 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? 21 जून को ही ग्रीष्मकालीन संक्रांति और सबसे लंबा दिन उस दिन रहता है। तो 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। साथ ही यह ग्रीष्मकालीन क्रांति का प्रतीक है। ग्रीष्मकालीन क्रांति का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2026 की थीम, 2026 की थीम बतानी है क्या है? तो स्वस्थ आयु के लिए योग। क्या थीम है? स्वास्थ्य आयु के लिए योग। फिर आगे देखिए, 2026 के राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किस शहर में किया गया? किस शहर में किया जा रहा है? कोलकाता। वर्ष 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। तो वर्ष 2025 का समारोह जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? विशाखापट्टनम में, और इस बार कोलकाता में। 2026 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? 12वां ये योग दिवस रहेगा। तो 2015 से गणना करने पर 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? योग के पिता के रूप में जाना जाता है महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि को योग का पिता या प्रणेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। महर्षि पतंजलि को। योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भगवान शिव को माना जाता है योग के जनक के रूप में। योग की उत्पत्ति का श्रेय जो है आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव को दिया जाता है। आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से किसने परिचित करवाया? पश्चिमी दुनिया से, देखिए पश्चिमी जो देश हैं उनको परिचित करवाया था योग से स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में योग को संबोधित किया था। कहां पर? शिकागो में आयोजित हुआ था विश्व धर्म संसद। उसमें योग को संबोधित किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में। योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो ये हुई है युज से। किसे? युज से। युज धातु का अर्थ होता है जोड़ना या एकता। अब भाग 2 में देखेंगे योग के सिद्धांत एवं तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन। तो योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है एकता। योग का अर्थ है एकता। योग का मूल अर्थ होता है मिलन या एकता। पतंजलि के योग सूत्र कुल कितने सूत्रों पर आधारित है? 196 सूत्रों पर आधारित है पतंजलि के योग सूत्र। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में 196 सूत्र संकलित है। किस प्राचीन वेद में योग के तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो योग के तत्वों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद को योग के प्रारंभिक उल्लेखों का स्रोत उसको माना जाता है, ऋग्वेद को। किसे योग की आत्मा कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। योग की आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। श्वास पर नियंत्रण यानी प्राणायाम को योग की आत्मा माना जाता है। श्वास पर नियंत्रण को प्राणायाम बोलते हैं इसको। तो भारत में किस स्थान को योग नगरी के नाम रूप में जाना जाता है? ऋषिकेश को। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी या नगरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्धि क्रिया षटकर्म का भाग नहीं है? तो प्राणायाम जो है शुद्धि क्रिया यानी षटकर्म का भाग नहीं है। प्राणायाम स्वयं में एक अभ्यास है, जबकि षटकर्म में धोती, बस्ती, नेति आदि शामिल है। कपालभाति क्रिया से मुख्य रूप से कौन सा तंत्र शुद्ध होता है? तो कपालभाति क्रिया से जो योग है कपालभाति, उससे फेफड़े और श्वसन तंत्र जो है वो शुद्ध होता है। यह श्वसन प्रणाली की सफाई और क्षमता बढ़ाने में सहायक है। किस प्राणायाम को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है? शीतलता प्रदान करने वाला शीतली को माना जाता है। जो शीतली प्राणायाम है शरीर के तापमान को कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। योग किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है? तो ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। योग बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। योग को पूर्णतः प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य पद्धति माना गया है।
तो निम्न में से कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तो तंत्र योग जो है योग का प्रकार नहीं है। पारंपरिक योग वर्गीकरण में हठ, कर्म और भक्ति योग मुख्य है। कौन से मुख्य हैं? हठ, कर्म और भक्ति योग मुख्य है। तंत्र योग जो है योग का प्रकार नहीं है। भाग 3 में देखेंगे आसन और प्राणायाम से संबंधित क्वेश्चन। विक्रम योग में कुल कितने आसन होते हैं? 26 आसन होते हैं विक्रम योग में। तो विक्रम योग शैली में 26 आसनों को का एक निश्चित क्रम है, 26 आसनों का एक क्रम है ये विक्रम योग। सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्राणायाम में पूरक का क्या अर्थ है? पूरक का अर्थ है श्वास अंदर लेना। पूरक का अर्थ क्या है? पूरक का अर्थ है श्वास को भीतर भरना या अंदर लेना, पूरक। और प्राणायाम में कुंभक का अर्थ क्या है? कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। कुंभक का अर्थ है श्वास को आंतरिक या बाहरी रूप से रोकना। प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या है? रेचक का है बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर छोड़ना। रेचक का अर्थ है फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना। देखिए तीनों हमने देखी, श्वास को अंदर रोकना, श्वास को अंदर लेना, अंदर रोकना और बाहर छोड़ना। जो अंदर लेना है श्वास को उसको बोला जाता है पूरक, रोका जाता है श्वास को अंदर रोके या बाहर कुंभक, और प्राणायाम को बाहर छोड़ा जाता है, श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, उसको कहते हैं रेचक। सूर्य नमस्कार में कितने चरण या स्थितियां होती है? तो 12 चरण या स्थितियां होती है। सूर्य नमस्कार में एक पूर्ण आवृत्ति में 12 भिन्न भिन्न स्थितियां होती है। कितनी? 12। सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस समय करना सबसे उत्तम होता है? सूर्योदय के समय इसका अभ्यास किया जाता है। जो भी योग रहते हैं अपनी सूर्योदय के समय अगर करें तो बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होते हैं। सूर्योदय के समय का वातावरण इनके लिए बहुत अनुकूल होता है। फिर है ध्यान यानी मेडिटेशन के लिए सबसे उपयुक्त आसन कौन सा है? तो ध्यान या मेडिटेशन के लिए पद्मासन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक स्थिरता के लिए पद्मासन को सर्वोत्तम माना गया है। भोजन करने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? वज्रासन। वज्रासन पाचन में सहायक है, इसलिए इसे भोजन के बाद करना लाभदायक है। भोजन के बाद देखिए वैसे कुछ आसन नहीं किए जाते, लेकिन ये वज्रासन है। पैरों को मोड़कर इसमें, घुटनों को मोड़कर इसमें बैठा जाता है। उससे क्या है, हमारी पाचन क्रिया जो बहुत तेज हो जाती है और हमारा भोजन जो है बड़ी आसानी से पच जाता है। वज्रासन याद रखिएगा। विश्राम के लिए कौन सा आसन किया जाता है? विश्राम के लिए शवासन किया जाता है। शरीर को पूर्णतः विश्राम देने के लिए शवासन श्रेष्ठ है। भाग 4 में देखेंगे स्वास्थ्य और मुद्रा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। जो भ्रामरी प्राणायाम है इसके दौरान किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? भौरे की गूंज। भ्रामरी इसलिए बोला जाता है भौरे की गूंज इसमें उत्पन्न होती है। आपने भ्रामरी प्राणायाम जो है कभी किया भी होगा। तो इस अभ्यास में गले से मधुमक्खी या भौरे जैसी गुंजन की ध्वनि निकलती है। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर में कहाँ होता है? देखिए चक्कर होते हैं शरीर में, अलग अलग चक्कर होते हैं, 7 चक्कर होते हैं। तो मूलाधार चक्कर है उसका शरीर में स्थान बताना है। तो रीढ़ का निचला भाग जो रहता है वो मूलाधार चक्र का स्थान होता है। यह शरीर का सबसे निचला मुख्य ऊर्जा केंद्र या चक्कर है। योग में मुद्रा का मुख्य संबंध किससे है? मुद्रा का संबंध बताना है श्वास और ऊर्जा प्रवाह का नियंत्रण। योग में मुद्रा का मुख्य संबंध किससे है? श्वास और ऊर्जा प्रवाह का नियंत्रण। मुद्राएं शरीर की ऊर्जा की दिशा देने में सहायता करती हैं। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए अंगूठे के साथ कौन सी उंगली मिलाई जाती है? ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी उंगली जो है अंगूठे के साथ मिलाई जाती है। तर्जनी और अंगूठे के मिलन से ज्ञान मुद्रा बनती है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में कौन सा आसन लाभकारी है? तो तितली आसन जो है वो लाभकारी है। यह पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य है, जो महर्षि पतंजलि है को योग गुरु भी कहा जाता है, योग का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति। योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से मिलन यानी मोक्ष है। योग के अनुसार शरीर में कितने मुख्य चक्र होते हैं? 7 मुख्य चक्र होते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक कुल 7 मुख्य चक्र माने गए हैं। हमने बात की थी मूलाधार सबसे निचला वाला चक्र रहता है। तो
शंख मुद्रा का प्रभाव मुख्य रूप से किस अंग पर पड़ता है? शंख मुद्रा, तो इसका प्रभाव पड़ता है सौर यंत्र यानी थायराइड पर। शंख मुद्रा यह गले के क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों के लिए कौन सा आसन वर्जित है? शीर्षासन उनको नहीं करना चाहिए जिनमें हाई बीपी की समस्या है। शीर्षासन में रक्त का प्रवाह सिर की ओर बहुत बढ़ जाता है, जो उच्च रक्तचाप में खतरनाक हो सकता है। डायबिटीज के नियंत्रण के लिए सबसे लाभकारी आसन कौन सा है? डायबिटीज के लिए मंडूकासन किया जाता है। यह पेट के अंगों को दबाकर इंसुलिन के स्राव में मदद करता है। पांचवें भाग में हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिसलेनियस देखेंगे। तो मेरुदंड की हड्डी को पीछे की ओर झुकाने वाले आसनों को क्या कहते हैं? इसमें मेरुदंड की हड्डी आप जानते हैं, पीछे जो मेरुदंड है तो उसको क्या बोला जाता है? उन आसनों को बैकवर्ड बेंडिंग बोला जाता है, बैकवर्ड बेंडिंग। इन्हें शरीर के लचीलेपन और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। हलासन की मुद्रा शरीर में किस आकार की होती है? शरीर के किस आकार की होती है हलासन मुद्रा? हल के समान होती है, इसलिए हलासन मुद्रा बोला जाता है। इसमें शरीर का आकार खेती में प्रयोग होने वाले हल जैसा हो जाता है। सर्वांगासन का अभ्यास किस ग्रंथि को लाभ पहुंचाता है? जो सर्वांगासन है थायराइड ग्रंथि में ये लाभ पहुंचाता है। यह गले की थायराइड ग्रंथि में सक्रिय और कोशिकीय और स्वास्थ्य बनाता है। देखिए थायराइड में गले में समस्या हो जाती है तो थायराइड में कौन सा आसन महत्वपूर्ण रहता है? सर्वांगासन। योग में बंध का क्या अर्थ है? तो बंध का अर्थ है ऊर्जा को रोकना या ताला लगाना। बंध शरीर के ऊर्जा क्षेत्रों को सील करने की तकनीक है। जालंधर बंध का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? कौन सा? जालंधर। जालंधर बंध का उपयोग कंठ पर पड़ता है, थ्रोट क्षेत्र पर पड़ता है। यह गले के पास लगाया जाता है। उड्डीयान बंध का अभ्यास शरीर के किस भाग में किया जाता है? पेट में किया जाता है। यह पेट के क्षेत्र को अंदर खींचकर किया जाता है, उड्डीयान बंध। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में मुख्य आसन कौन सा है? भुजंगासन। पेट के बल लेटकर भी जो आसन किए जाते हैं उसमें मुख्य आसन है भुजंगासन। यह पेट के बल लेटकर किया जाने वाला सबसे प्रभावी आसन है। मोटापा कम करने के लिए सबसे उत्तम आसन कौन सा है? धनुरासन। मोटापा कम करने के लिए महत्वपूर्ण आसन है धनुरासन। यह मेटाबॉलिज्म को तेज कर पेट की चर्बी घटाने में सहायक है। योग के किस अंग में इंद्रियों को वश में किया जाता है? प्रत्याहार। किस अंग में इंद्रियों को वश में किया जाता है योग के? तो प्रत्याहार में किया जाता है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। मन की किसी एक बिंदु या विषय पर एकाग्र करना क्या कहलाता है? मन को जब एक बिंदु पर एकाग्र किया जाता है उसको बोलते हैं धारणा। धारणा ध्यान की पूर्वावस्था है जहां एकाग्रता शुरू होती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी जो योगा से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में बन सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।